प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से एक कहानी। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन की आकांक्षा रखता है और इसके लिए वो प्रयासरत भी रहता है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि जीवन में खुशहाली आने की बजाय दुख के बादल छा जाते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुख की इस घड़ी में भले ही दुखी व्यक्ति का साथ ना दें, लेकिन उनकी मृत्यु पर राजनीति करने का मौका कभी नहीं छोड़ते। इन्हीं परिस्थितियों से गुजरते एक व्यक्ति के जीने और मरने की कहानी को पंक्तिबद्ध किया है मशहूर कथाकार मोती मद्रासी ने अपनी कहानी मोहल्ले की लाश में। आइए सुनते हैं ये कहानी, जिसका वाचन कर रहे हैं एसएम शरीफ। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो। बिल्कुल पास से आती हुई इस आवाज पर मैंने चौंक कर देखा। सड़क की पटरी पर एक पुरानी टूटी खटिया पर अधेड़ उम्र का एक कृषिकाय व्यक्ति बैठा मेरी ओर हाथ बढ़ाए पैसा मांग रहा था। उसकी आंखों में याचना कम और निराशा अधिक भरी थी। चूंकि मैं अपनी धुन में चला जा रहा था, अतः पहले तो मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया, पर पैसे देते समय गौर किया तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे ये तो ईश्वरी प्रसाद है। मैंने पूछा, कहो ईश्वरी, कैसे हो? उसने जवाब में कहा, बाबूजी, कुछ पैसे दे दो। मुझे ऐसा लगा जैसे कह रहा हो कि पूछने की क्या आवश्यकता है, जो कुछ हूं सामने हूं। मैंने उसके हाथ पर कुछ पैसे रखे और आगे बढ़ गया। उन दिनों में घूमने के लिए चाचा के घर वाराणसी गया हुआ था। वैसे कई बार पहले भी जा चुका था और ईश्वरी को कई रंगों में देख चुका था। एक बार की बात अब भी चलचित्र की तरह याद है। ये कई वर्ष पहले की बात है। उन दिनों वो युवक था और उसकी माँ जीवित थी। एक दिन माँ बेटे में पैसों को लेकर झगड़ा हो गया था। सिर दर्द की दवा खरीदने के लिए माँ को कुछ पैसे चाहिए थे। न जाने क्यों ईश्वरी प्रसाद दे नहीं रहा था। दोनों सड़क की पटरी पर बड़ी देर तक तू तू मैं करते रहे। उन दिनों वो बड़ा ही नहीं बना था, बल्कि कहीं नौकरी करता था। उसे काम पर जाने की देरी हो रही थी और माँ थी कि उलझती चली जा रही थी, छोड़ी नहीं रही थी। अचानक ईश्वरी को आवेश आ गया और उसने दोनों हाथों से एक साथ माँ के गालों पर थप्पड़ मारे। इससे पूर्व कि कोई कुछ सोच पाता, ले ले बोलता हुआ स्वयं के गाल पर भी चाटे मार लिए। माँ तो दिन भर रोती रही, पर लोगों को बहुत दिन तक मजाक करने की सामग्री मिल गई। एक बार और गया था, जब उसकी माँ मर चुकी थी। ईश्वरी ने शादी भी कर ली थी। उसने नौकरी छोड़कर बढ़ई का काम शुरू कर दिया था। अच्छी खासी आमदनी थी। घर पर ही अधिकतर रहा करता था। कभी काम करता हुआ, कभी 3 वर्षीय लड़के के साथ खेलता हुआ। लड़के पर उसकी आसक्ति इस दर्जे की थी कि 100 काम छोड़कर बच्चे का मन रखने के लिए उसके साथ खेला करता था। उस लड़के के पीछे कभी कभी ग्राहक का काम रह जाया करता था, जिससे ग्राहकों से कहा सुनी भी हो जाया करती थी। एक बार उसने कहा कि मेरा बेटा बड़ा होकर नेता बनेगा। मैंने पूछा, भाई नेता क्यों? उसने कहा, क्योंकि नेता समाज का अगुवा होता है, समाज का आदर्श। उसकी आंखों में आशा और गर्व झलक रहे थे। घर पहुंचा तो मेरे मस्तिष्क में उसके शब्द गूंज रहे थे, बाबूजी कुछ पैसे दे दो, बाबूजी कुछ पैसे दे दो। मैंने चाचा से कहा, चाचा जी
मैं अभी चला आ रहा था तो ईश्वरी प्रसाद को देखा। चाचा जी ने पूछा, अच्छा वो घर के बाहर बैठा पैसे मांगता रहता है? मैंने कहा, हाँ, उसकी ऐसी हालत हुई कैसे चाचा जी? चाचा जी ने कहा, बेटा, वक्त वक्त की बात होती है। एक समय था जब वो कमाता खाता था, उसका बेटा ठाठ से पड़ता और उसकी पत्नी लोगों की ईर्ष्या की वस्तु थी। आज वो सारे समाज की दया का पात्र बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि वो नाजायज तरीके से पैसा फूंकता रहा हो। उसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं थी बेटा, और ना ही उसमें कोई व्यसन था। उसके गरीब होने में स्वयं उसका भी कोई हाथ नहीं है। ऐसे ही लोगों को देखकर कभी कभी शंका पैदा हो जाती है कि क्या संचित कर्म नामक वस्तु सचमुच पाई जाती है? क्या हमारे कष्ट सब पिछले कर्म मिटाने का रूप है? ईश्वरी को ही ले लो। खाता पीता घर था, अचानक 24 घंटे के बुखार में उसकी पत्नी जाती रही। मां तो पहले ही मर चुकी थी। रह गए बाप बेटे, गाड़ी घिसट दी रही। शायद जीवन भर ईश्वरी इसी तरह काट देता, पर लड़के को बंबई की हवा लग गई और 1000 रुपया लेकर वो भाग गया। उसको ढूंढ निकालने की बहुत कोशिश ईश्वरी ने की, पर सब बेकार। उसके ठिकाने तक का पता नहीं था। केवल इतना भर पता चला था कि एक्टर बनने के चक्कर में वो बंबई चला गया है। बेचारा ईश्वरी इस चोट को बर्दाश्त नहीं कर सका। तब से ही वो बराबर उदास और बीमार रहने लगा। धीरे धीरे अवस्था ये पहुंच गई कि काम करने में असमर्थ हो गया। बर्तन भांडे बिक गए, घर की सारी चीजें बिक गई। अब हालत यह है कि रोज सुबह उसका कोई दूर का रिश्तेदार आकर उसको चादर खटिया डालकर बिठा जाता है और शाम को अंदर करके कुछ खिला पिला देता है। दिन भर उसी स्थान पर बैठकर वो भीख मांगता रहता है, बाबूजी कुछ पैसा दे दो। 3 रोज तक बराबर उसको मैं पैसा देता रहा। चौथे दिन वो दिखाई नहीं पड़ा और ना उसके घर के सामने फुटपाथ पर खटिया ही थी। मैं उसके बाबूजी कुछ पैसे दे दो का इतना आदी हो गया था कि उस दिन उसकी अनुपस्थिति अजीब लगी। ऐसा लगा जैसे एकाएक मोहल्ले का दांत गिर गया हो और वो खाली स्थान दिख रहा हो। मैं जल्दी में जा रहा था, सोचा लौट कर पता लगाऊंगा, पर फिर भूल गया। दूसरे दिन सवेरे निकला तो देखा कि ईश्वरी के घर के सामने कुछ लोग खड़े बातें कर रहे थे। हीरालाल कह रहा था, वाह, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में ले जा रहे हैं? मोहल्ले की इज्जत नहीं है क्या? जब तक जिया चाहे जैसा रहा हो, अब जब मर गया तो मोहल्ले के सामने अर्थी बड़े धूमधाम से निकालो। ये मोहल्ले की नाक की बात है भाई। हीरा मोहल्ले का नेता था। उसको अपनी अनुगामी शक्ति के प्रदर्शन का नशा था। आए दिन वो माला पहनकर स्वयं हाथी पर बैठकर निकला करता था। उसका कहना था कि अगर जनता पर रौब कायम रखना है तो सप्ताह में एक बार अवश्य किसी न किसी बहाने जुलूस निकाल देना चाहिए। उसने कहा, तुम नहीं जानते शंकर बाबू, जुलूस का बड़ा तगड़ा असर पड़ता है। मैंने मुंडी हिला दी थी, क्योंकि नेतागिरी के बारे में मेरी अनभिज्ञता उसी तरह की थी जिस स्तर की डॉक्टरी के बारे में। हीरालाल कुछ ही दिनों में कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने वाले थे। इस कारण मोहल्ले के हर अच्छे बुरे काम में ऐसा कूदते थे जैसे कुत्ते ने खोड़े में हड्डी देख ली हो। उसने कहा, हीरा भाई, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा कहीं हो सकता है कि हम लोगों के रहते मोहल्ले की लाश की शान शौकत में कोई भट्टा आए? आज उसको कॉरपोरेशन की गाड़ी में भेज देंगे तो कल को दुनिया भर में बदनामी हो जाएगी कि कैसे मोहल्ले वाले हैं कि एक लाश की इज्जत भी नहीं रख सके, उसको ठिकाने तक नहीं लगा सके। डॉक्टर गुड़गुड़ के भावी प्रतिद्वंदी कन्हैया लाल तेली ने कहा, और क्या, ना आदमी की कमी है ना पैसे की, जो लाश को अनाथ के समान भेज दिया जाए है। जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। मैं
अर्थी ऐसे शान से निकलनी चाहिए जैसे किसी राजा महाराजा की बारात निकल रही हो, समझे? हीरा बोला, घबराते क्यों हो? ईश्वरी प्रसाद की ऐसी शानदार अर्थी उठेगी कि लोग अपने नाती पोतन से आकर जिक्र करेंगे। सचमुच ईश्वरी प्रसाद की अर्थी का कोई जवाब नहीं था। अगर वो देख सकता कि वो सफेद साटिन का कफन ओढ़े था जिसको हीरालाल ने मंगवाया था, उस पर ढेरों रंग बिरंगे फूल डाले गए थे। कई शीशियां इत्र की खाली कर दी गई थी। अर्थी को तरह तरह के कागज के फूलों और गुब्बारों से सजा दिया गया था। अर्थी के आगे डॉक्टर गुड़गुड़ द्वारा मंगाया गया अंग्रेजी बैंड बज रहा था और उसी के साथ कन्हैया लाल का हिंदुस्तानी बाजा बज रहा था। वो ये भी देखता कि बीमारी के दिनों में टूटी खाट पर बैठकर दिन भर चिल्लाया करता था, बाबूजी कुछ पैसा दे दो, बाबूजी कुछ पैसा दे दो। पर शायद ही कोई उसके हाथ पर पैसा रखता था। पर आज उसी के नाम पर मखाना और पैसा लुटाया जा रहा था और लड़के दौड़ दौड़ कर बड़े उल्लास के साथ पैसे लूट रहे थे। एक बात और वो देखता जिनकी वो स्वप्न में भी आशा नहीं कर सकता था। वो ठाठ से 4 कंधों पर सवार बैंड बाजों के साथ चला जा रहा था और उसके पीछे 50 आदमियों की भीड़ के आगे हीरालाल, डॉक्टर गुड़गुड़ और कन्हैया लाल गले में माला डाले चल रहे थे। उनके चेहरे पर जाने कैसा विजय गर्व था और इस बात का उल्लास झलक रहा था कि उन्होंने मोहल्ले की नाक रख ली थी। साथ ही साथ उन लोगों की आंखों में ही वही याचकता थी जो मृत्यु के पूर्व ईश्वरी प्रसाद की आंखों में थी। अंतर सिर्फ इतना ही था कि ईश्वरी प्रसाद बैठा बैठा मुंह से कहा करता था, बाबूजी कुछ पैसे दे दो, बाबूजी कुछ पैसे दे दो। और ये लोग आंखों से हर मोहल्ले वाले से याचना कर रहे थे कि हम मोहल्ले की नाक का इतना ख्याल रखते हैं, तुम हमें ही वोट देना, तुम हमें ही वोट देना। अभी आपने सुनी मशहूर कथाकार मोती मद्रासी द्वारा रचित कहानी मोहल्ले की लाश। इसका वाचन कर रहे थे SM शरीफ। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और निर्मात्री थी रंगोली श्रीवास्तव।